हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए जो सामान्य पुस्तक है व्याकरण की अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका पाठ 9 डायरी लिखने की कला वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कक्षा 11वीं के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। डायरी लिखने की कला, डायरी लिखना हम लोग सभी इस बात से सामान्य रूप से परिचित हैं कि डायरी लिखना क्या होता है। तो डायरी लिखना हम लोग ऐसे समझते हैं कि मोटे से जिल्द वाले, मोटे से गत्ते वाली एक नोटबुक होती है जिसमें पूरे 365 दिन, जो कि हमारे पूरे साल की तिथियां होती है, सारी तारीखें होती हैं, वो उसमें डली होती हैं। और प्रत्येक दिन के हिसाब से, जैसे आज का जो दिन है हमारा, आज का दिन है हमारा 11 दिसंबर 2020, तो जैसे आज के दिन की स्मृतियों को मैं आज की तारीख के अंदर लिखूंगी। तो सामान्यतः डायरी लेखन जो होता है वो आपके उन्हीं रोज के जो घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास की जो विचारधाराओं से हम प्रभावित होते हैं, जो हमारे आसपास की गतिविधियां होती हैं, या जिन जिन गतिविधियों और घटनाओं से हम गुजरते हैं, उन सभी का विवरण हम डायरी में करते हैं। दिन भर में आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजर रहे हैं, डायरी के पृष्ठों पर उन्हीं चीज़ों को हम शब्दबद्ध करके डायरी लेखन करते हैं। ये लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग और उपभोग के लिए होता है, क्योंकि हमारी डायरी को सिर्फ हम ही पढ़ते हैं। वो हम अपने साक्षात्कार के लिए, स्वयं के साक्षात्कार के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विद्या के रूप में पाठक समाज के बीच में खासा प्रचलित हुआ है, क्योंकि डायरी लेखन इस तरह से कि आपकी डायरी के को कुछ अंशों को आप प्रकाशित कर सकते हैं, पुस्तक का रूप दे सकते हैं। तो पिछली ही सदी में कुछ सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एनी फ्रैंक नाम की एक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी, एनी फ्रैंक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाली जो डायरी की पुस्तक है वो एनी फ्रैंक की डायरी है, जो कि उसने 1942 से 1944 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच में एम्बस्टरडम में छुपकर जो रहते हुए उसने समय बिताया था, उस समय लिखी थी। ये डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ साहित्यिक कृति का भी महत्वपूर्ण सम्मान मिला, क्योंकि इतिहास की वो घटनाएं जो सामान्य लोगों के सामने नहीं आ पाई थी, उस समय जो जन सामान्य के साथ जो घटनाएं हुई थी वो इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसी के साथ हिंदी में पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियाँ, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद्र शाह की डायरी, ये सब किताबें भी का शक्ल ले चुकी है। इनकी सबकी डायरियाँ भी किताबें बन चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी और उनके दौर में झांकने के एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा जा सकता है कि उस समय का दौर, जिस समय की ये डायरियाँ हैं, उस समय के दौर को जानने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये। यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी पहले से डायरी के रूप में लिखे जाता रहा है। रामप्रक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांक्यात्यन की रूस में 25 मास और सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी और डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी ही है, क्योंकि यात्रा के समय व्यक्ति अपने पास एक डायरी रखता है जिसमें यात्रा का सारा वृत्तांत लिखते चलता है, जिसे बाद में पुस्तक का रूप दिया जा सके। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि विचारक गजानन माधव मुक्ति बोध ने साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपने उधेड़ गुण की उपयोगी पाठ बनाने के अद्भुत प्रयोग भी किया था, जो कि लोगों के लिए लोगों ने उसको बड़ी ही प्रशंसा से स्वीकार किया। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकार डायरी के अंश छपते रहते हैं कि इनकी डायरी के मुख्य अंश, क्योंकि आपकी डायरी में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो शायद आपके विचार किसी और को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सके, या किसी विशेष परिस्थिति में आपके द्वारा लिए गए निर्णय या आपके द्वारा करे गए विचार किसी और का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में हमेशा छपती रहती हैं। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास या कविता, नाटक की तरह पाठक के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास रचनाओं का विद्यागत नाम है, क्योंकि डायरी का अर्थ उस साहित्यिक विद्या से नहीं है। भले ही वह किसी साहित्यिक विद्या की कृति को अपना रूप दे सकती हो, लेकिन मसलन निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वह डायरी का सिर्फ रूप होता है। अंतर वस्तुओं के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डायरी जो होती है वास्तविक में लोगों के लिए नहीं होती है, सार्वजनिक रूप से नहीं होती है। डायरी आपके स्वयं के लिए लिखी जाती है। तो फिर डायरी सचमुच में क्या होती है? हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी
मतलब बिल्कुल निजी होती है, वो निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक और भावना की प्रतिक्रियाओं हैं, उसको लेखा जोखा आप डायरी में रखते हैं। जैसे कि आपके साथ दिन में जो भी घटना हुई हो, शायद आपको किसी की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी हो, आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, उसको आपने अपनी डायरी में लिखा है। शायद वो बात आप कभी भी किसी के सामने व्यक्त करना ना चाहे, लेकिन अपने मन में उस बात को छुपा कर रखने से अच्छा है कि उसको आप डायरी में लिख दें, जिससे कि आपको आत्मा की संतुष्टि मिलती है और आप अपने मन पर होने वाले बोझ से बच जाते हैं। या कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी की कोई बात आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर देती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसे भी आप अपने डायरी में लिख देते हैं। तो डायरी जो होती है वो इतनी ही निजी होती है जिसे व्यक्ति हर किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए शब्दबद्ध करते हैं, हमारी खुद की उपयोगिता के लिए करते हैं कि हमें जीवन में समय समय पर किस प्रकार से ये डायरी हमारा मार्गदर्शन करती है। जो एनी फ्रैंक की हमने बात करी, जिनके 1929 में उनका जन्म हुआ था, 1945 में उनकी मृत्यु हुई थी, वो जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता कायम हुई, यहूदियों का अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वे परिवार समेत एम्स्टर्डम चली गई थी। वहाँ पर वो सारे ही लोग छुपे हुए थे, जर्मनी के लोग, यहूदी लोग छुपे हुए थे नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए। फिर वह नीदरलैंड पर भी नाजियों पर कब्जा हो गया था और यहूदियों पर अत्याचार का दौर वहाँ पर चालू रहा था। ऐसी स्थिति में जुलाई 1942 में उनका परिवार एक दफ्तर के गुप्त कमरे में छुप कर रहने लगा, जहाँ 2 साल बिताने के बाद भी नाजियों की पकड़ में आ गए और उन्हें यातना कैंप में पहुंचा दिया गया। यातना कैंप वो उस समय कैंप बनाया गया जिसमें वहाँ के यहूदी लोगों को परेशान किया था, यातनाएं दी जाती थी। यहाँ पर फरवरी या मार्च में 1945 में एनी की मृत्यु हो गई। यही नहीं, उनके पिता को छोड़कर परिवार का कोई प्राणी जीवित नहीं बचा था और द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर उनके पिता वापस एम्स्टर्डम पहुंचे। वहाँ उन्होंने एनी की डायरी की तलाश की और संयोग से सफल रहे। ये डायरी एनी को उनके 13वें जन्मदिन पर मिली थी और जून 1942 से लेकर अगस्त 1944 तक वह उसमें अपनी खास बातों को और नाजी आतंक के अनुभव को लिखती रही थी। उसके पिता ने महसूस किया कि एनी की डायरी इतिहास के लिए भयावह दौर का अप्रतिम दस्तावेज है। उन्होंने उसे प्रकाशित करवाने की दौड़-धूप शुरू कर दी, क्योंकि ये इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। 1947 में मूलतः डच में लिखी गई ये डायरी अंग्रेजी द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हो गई और यह 20वीं सदी के सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक थी। डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। कई जगह इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इलिया इलरबुर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित किया है कि यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ थी, क्योंकि वहाँ 60 लाख लोग उस समय उस यात्रा से पीड़ित थे और उन सबकी आवाज़ बन के एनी फ्रैंक की डायरी सबके सामने आई थी। सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक किए जाने पर लिखी जाती है। डायरी ऐसी हो सकती है कि जिसे आप लोगों के लिए मौलिक तौर पर अगर इस्तेमाल करना चाहे तो उसे सार्वजनिक रूप से लिख उसको प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी जब भी लिखी जाए वो सार्वजनिक प्रकाशित होने के लिए ही लिखी जाए। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है, एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। मतलब आप जब भी देखते डायरी कैसे लिखी जाती है कि आज मैंने ये अनुभव किया, मुझे उसकी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, इस प्रकार से मतलब मैं खुद लिख रही हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, इस प्रकार से डायरी को लिखा जाता है। व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते हम किसी बात को, उनको हम डायरी के पन्नों पर लिख सकते हैं, जिसको हम खुद सुन सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं, दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार की स्मृतियों को और यादों को हम लोग डायरी में लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों और शब्दों के देने का जरिया हो जिनकी किसी रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, विशेष पलों को आप समेट सकते हो, जो कि साथ बाद में आप विचारों को, उनको यादगार मुलाकातों को, बहस को, इन सब को हम उसमें लिख सकते हैं। और अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ है उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। जैसे हम फोटोज लिखते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको दोबारा जब देखते हैं, जैसे किसी शादी की एल्बम को भी हम लोग देखते हैं तो कितने खुश होते हैं कि अरे इस समय ऐसा हुआ था, उस समय ये हुआ था। इसी तरह से उन लम्हों को दोबारा जीने का तरीका होती है डायरी में उन सारी यादों को लिखकर हम दोबारा उसको जी सकते हैं जब भी हम दोबारा उसको पढ़ते हैं। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत ही उपयोगी साबित होता है, क्योंकि यात्रा के लंबे सफ़र के समय रास्ते में होने वाली सारी घटनाएं कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं या कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती या महत्वपूर्ण जानकारी से हम वंचित रह पाते। लेकिन अगर उसे डायरी का रूप दे दिया जाए तो हमें काफ़ी लंबे समय तक वो हमारे लिए ही है, साथ साथ वो याद जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, वो किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है।
डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का तरीका है, क्योंकि आप जब खुद से जुड़ जाते हैं, खुद के साथ अपनी बातें करने लगते हैं, तो आप खुद के सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं और आप खुद से कभी कोई छुपाते नहीं हैं। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डाल दो। ये सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ महसूस ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2-3 पंक्तियों में ही लिखना चाहें, किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में पूरी हो, तो इसलिए ऐसा कहा है कि आप किसी पुरानी नोटबुक या पुरानी तिथियों वाली डायरी ले लें, ताकि आपको तिथियों में ना बंधना पड़े, क्योंकि उसमें तिथि हर एक पन्ना निश्चित होता है और आपकी बात अगर एक पन्ने में खत्म ना हो तो इस प्रकार से आप किसी भी पुरानी नोटबुक और डायरी का प्रयोग कर सकते हैं। अपने हाथ से उसको तिथि डाल सकते हैं। सभी दिन एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि निश्चित तिथि पर सीमित दायरा आपको निश्चित कर देता है, आपके विचारों को निश्चित कर देता है। डायरी लिखने की कोई सीमा नहीं होती है। लेखन करते आप स्वयं तय कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपने पूरे दिन भर की घटनाएं क्या क्या थी, आपने किससे मुलाकात करी और आपने क्या क्या करा, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। और भविष्य में वो विचार आपके लिए कैसे उपयोगी होंगे, ये भी आपको ही तय करना है। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु होती है, मानकर उसे लिखा जाना चाहिए। वह किसी और को पढ़ नहीं जाएगी, इसलिए आप उसमें दिल खोल कर अपनी सारी बातों को लिख सकते हैं। इसमें लेखन शैली या विषय वस्तु को बेबाकपन से पूरा असर रहता है, क्योंकि आपको कोई विशेष लेखन शैली इसमें आपको किसी विशेष लेखन शैली का ध्यान रखना नहीं होता है। यह कतई जरूरी नहीं कि डायरी परिष्कृत या मानक भाषा शैली में लिखी जाए, क्योंकि आप किसी भी भाषा का किसी भी प्रकार के शब्दों का ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भाषा और वो सारे शब्दों को आप ही को पढ़ना है और आप ही को समझना है। डायरी लेखन में समझौता परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं, इस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं, उसी तरीके से लिखें, क्योंकि विशेष शैली में लिखेंगे तो आप अपनी बात को उस तरीके से नहीं कह पाएंगे जिस तरीके से आप उसको सोचते हैं। आखिर पर हम बहुत अहम बात यह है कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ अपने मन के आईने में आपके दौर का अक्ष भी है। आप अपने जिन अनुभवों को वहाँ दर्ज करते हैं, उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर हम यह बात हमारे जहन में रहे, तो अब अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। मतलब हमें पहले से पता है कि हम डायरी लिखते हैं, तो हमें पता होता है कि पहले भी अगर ऐसी कोई घटना है तो हम उसके परिणामों से बिल्कुल भलीभांति जानते हैं। उस आधार पर हम हमारे भविष्य की योजनाओं को भी बना सकते हैं। तो आइए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए निकालें, यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित कर ले। तो ये पाठ हमने पढ़ा है डायरी लेखन किस प्रकार से किया जाता है। मैं विद्यार्थियों से ये आशा करती हूँ कि विद्यार्थी जीवन में भी आपको डायरी अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि डायरी लिखने से आप अपने सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं और अपने लिए बहुत अच्छे निर्णय आप ले पाते हैं। अपने व्यस्त समय में से भी शाम को आप एक बार जरूर थोड़ा सा समय निकालें और आप सभी को डायरी लिखना की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा अच्छे बुरे की पहचान हो सकेगी और दिन भर में किए गए अपने कार्यों को आप एक बार सोच सकेंगे कि दिन भर में आपने कौन से कार्य सही करे हैं या कहाँ आपसे गलती हुई है, ताकि दोबारा इन गलतियों को दोहराने से हम बच सकें। आशा है पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।